हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस और उसके बाद हम करेंगे दिसंबर 22 के क्वेश्चंस। पहले जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे 23 वाले, उसमें एक क्वेश्चन रह गया था। वो क्वेश्चंस अभी मैं आगे क्वेश्चंस बना रही थी, तब मैंने देखा कि ये वाला क्वेश्चन आपका रह चुका है, तो ये क्वेश्चन अभी करेंगे और उसके बाद हम दिसंबर 2022 के क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे। सो ऑलरेडी हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स में 3 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें हमने 23 और 24 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर लिए हैं और आज हम दिसंबर 2022 तक के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट अलग से माइक्रो इकोनॉमिक्स की बनी हुई है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हमने ऑलरेडी कर दिया है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स भी हम कर चुके हैं, स्टेटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स कर चुके हैं। सो आप उन क्लासेस को देख लेना, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, दैट वी हैव गिवन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड द सब्जेक्ट फंक्शन। कल भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, आज उसी की तरह ये एक और क्वेश्चन है। तो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और हमारा सब्जेक्ट टू क्या गिवन है? सब्जेक्ट टू इट इज गिवन दैट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। कल हमने देखा था कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है जिसमें हम क्या लिखते हैं, मैक्स यूटिलिटी x एंड y, और यूटिलिटी को लेते हैं, ये हमारा प्रिमल है, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है ना हमारा। तो हम इसमें सबसे पहले क्या लगाएंगे, हम इसमें लैग्रेंजियन मेथड लगाएंगे, फिर हम x और y की वैल्यू जो है निकालेंगे, मार्शेलियन डिमांड फंक्शन हमारा आ जाएगा, और इस वैल्यू x और y को हम क्वेश्चन में पुट करेंगे और हमारा इनडायरेक्ट, और उसके बाद हम क्या निकालेंगे, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन और फिर रॉयज आइडेंटिटी। ये हमने कल भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो हमें सिर्फ क्वेश्चन सिर्फ इतना ही दे दिया है कि हमें x, y और z की ही वैल्यू निकालनी है, हमें आगे सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, नाउ yes, so let's start with the question. Utility we have given z is equal to, objective function हमारा क्या है, x square plus y square plus z square plus lambda x plus y plus z। इस वैल्यू को हम x plus y plus z, इस वैल्यू को -1 हम यहाँ ले आएंगे इज इक्वल टू 0। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, नाउ अब हम करेंगे डेरिवेटिव of this z function with respect to x, with respect to y, then with respect to z and then lambda। हम z के x, y और z और lambda के रिस्पेक्टिव में इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो dz by dx, dx के रिस्पेक्ट में किया तो x वाली टर्म को देखो, ये 2 की पावर आ गया जाएगी, तो क्या बना 2x प्लस, और x कहाँ पे है, लैम्डा के साथ है, ये सारी वैल्यू 0, और हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ लैम्डा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, dz by dy। अब y के रिस्पेक्ट में देखेंगे, पावर आगे 2y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। ये मैं आपको लग रहा होगा कि जो पहली बार क्लास देख रहे हैं वो अगर इससे पहले वाली क्लास भी देखेंगे तो उसमें मैंने स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से समझाया, इसलिए बार बार एक ही क्वेश्चन को समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, फिर बाकी क्वेश्चन रह जाएंगे, इसलिए मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, dz बाय, हम z के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो हमारा क्या बचेगा 2z, क्योंकि ये 2 की पावर आगे आ जाएगी, प्लस लैम्डा, ये हमारी बन गई, सॉरी, इज इक्वल टू 0, और ये हमारी बन गई क्या, थर्ड इक्वेशन। अब हम dz को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, लैम्डा के रिस्पेक्ट में हमने इसको डेरिवेटिव किया इसका, तो लैम्डा के रिस्पेक्ट में जो हम करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस वाई प्लस जेड -1 इज इक्वल टू 0, और ये हमारी बन गई फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, तो हमारी चारों इक्वेशन आ गई हैं। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। नाउ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करते हैं तो पहली इक्वेशन हमारी क्या थी, 2x प्लस लैम्डा, प्लस सेकंड इक्वेशन हमारी क्या थी, 2y प्लस लैम्डा, प्लस थर्ड इक्वेशन हमारी क्या थी, 2z प्लस लैम्डा, और इन सबको हमने रखा किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो 2x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 3 लैम्डा आ गया हमारा। अब हमने 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। एंड वी नो इन द क्वेश्चन वी हैव गिवन x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमारी कितनी गिवन है, 1 गिवन है, तो हम 1 पुट करेंगे, तो 2 into 1 2 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। नाउ 3 लैम्डा इज इक्वल टू, हम रखेंगे ये 2 की वैल्यू इधर चली जाएगी, -2 एंड लैम्डा इज इक्वल टू -2/3। ये हमारी क्या आ गई, लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब इस लैम्डा की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस लैम्डा, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी।
और इस इक्वेशन में हमने लैम्डा की वैल्यू को पुट किया तो क्या आया 2x प्लस माइनस 2/3, ये हमारी वैल्यू आ गई इज इक्वल टू 0. सो नाउ 2x इज इक्वल टू 2/3 एंड x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2/3. ये आपका मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, 2 से 2 कैंसिल और x की वैल्यू क्या आ गई 1/3. ऐसे ही हम लैम्डा की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे. आप पुट करके देखोगे तो 1/3 ही वैल्यू आएगी. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आवर करेक्ट आंसर वुड बी x, y और z तीनों की ही वैल्यू क्या आएगी 1/3. क्वेश्चन आप y और z की पुट करके देखना और आंसर आपका आ जाएगा. ठीक है. नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं. आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे दिसंबर 2022 के पेपर से. ठीक है, इसमें भी काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव गिवन द नेगेटिव network externalities in which a consumer wishes to own an exclusive या unique good such as specially designed sport car. तो वो क्या है, बैंडवैगन इफेक्ट है, टकीला इफेक्ट है, स्नोब इफेक्ट है या फिर पीगो इफेक्ट है. तो हमें ये पता है कि जब भी किसी कंज्यूमर को कोई यूनिक चीज चाहिए, और इसको नेगेटिव क्यों कहा गया है, नेगेटिव इसलिए कहा जाता है जहां पे डिमांड कम होती है, डिमांड किसी भी गुड्स की डिक्रीज होती है व्हेन मोर पीपल ऑन इट. जब लोगों के पास कोई चीज ज्यादा होगी ना, जो भी चीज ज्यादा होगी उस चीज की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी. तो अपोजिट ये बिहेव करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज. और कंज्यूमर क्या चाहता है कि उसके पास क्या हो, एक यूनिक सी चीज हो जो और लोगों के पास ना हो. तो ये लग्जरी कार जैसे डिजाइनर आइटम होते हैं, लग्जरी कार्स होती हैं, लिमिटेड एडिशंस के जो प्रोडक्ट बनते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं स्नोब इफेक्ट. मींस हमें क्या चाहिए, एक यूनिक चीज चाहिए जो औरों के पास नहीं है. जैसे किसी को पेंटिंग्स रखने का शौक होता है, बहुत ही यूनिक. ठीक है, तो वो सब इसमें आ जाता है. अब बैंड वैगन इफेक्ट का मतलब क्या है, बैंड वैगन इफेक्ट का मतलब होता है, देखो पहली बात तो ये पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज है. मींस लोग इसे क्यों खरीदना चाहते हैं, क्योंकि और लोगों के पास ये है. जैसे हमने देखा था स्मार्ट वॉच का आया था, ईयरबड्स का आया था, और लोगों के पास भी है, सबके पास है. जो दूसरों को देख के जिसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज होती है क्योंकि और लोगों के पास है, इसलिए ये किस में आ जाता है, पॉजिटिव नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज में. टकीला इफेक्ट की बात करें तो टकीला इफेक्ट क्या था हमारा, जो फाइनेंशियल क्राइसिस स्प्रेड हुआ था एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, स्पेशली मैक्सिकन जो क्राइसिस था उससे रिलेट करा है टकीला इफेक्ट. तो यहाँ इसका कोई लेना देना है नहीं. पीगो इफेक्ट का मतलब क्या है, पीगो इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जहां पे प्राइसेस फॉल करते हैं एंड इट विल इंक्रीज द कंजम्पशंस, और इसकी वजह से हमारी कंजम्पशन जो है वो बढ़ती है, वो पीगो इफेक्ट हो गया. तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी. नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47. क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं. यस, कल एक डाउट था, किसी ने लिखा था कि वर्टिकल इंटीग्रेशन का वो डायग्राम से एक्सप्लेन करना. तो देखो मैं उसे देख के कर दूंगी, मुझे भी अभी इसके बारे में इतना मतलब मैंने पढ़ा नहीं है, शायद अच्छे से पढ़ा है तो मुझे अभी थोड़ा याद नहीं है. तो मैं एक बार उसको अच्छे से देख के फिर आपको बता दूंगी कि वो वर्टिकल इंटीग्रेशन में डायग्रामेटिकली कोई प्रेजेंटेशन है भी या नहीं है. वरना जहां तक मुझे पता है वो सिर्फ एक थ्योरी ही है कि वर्टिकली इंटीग्रेट कर रहे हैं, वर्टिकली इंटीग्रेशन हो रहा है, जैसे इनपुट का आउटपुट के साथ हो रहा है, जैसे मैंने कल बताया था. तो इसको मैं देख के कंफर्म करके आपको बता दूंगी जिसका भी ये डाउट था. हाँ, नाउ क्वेश्चन नंबर 47. When each player has chosen his or her optimal strategy, given the strategy chosen by another player, the situation is referred to as. अब आप देख रहे हो 23 और 24 में आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कंसेप्चुअल बेस पे पूछे जा रहे हैं. और आपके अगर आप 22 से पहले क्वेश्चंस पे चले जाओगे तो वहां पे आपके थोड़े से बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. तो हमें इन चीजों पे ध्यान रखना है, इसलिए मैं आपको कंसेप्ट बता रही हूँ ताकि आप से क्वेश्चन अब कंसेप्ट पे पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं. तो व्हेन ईच प्लेयर हैज चूजन हिज और हर ऑप्टिमल स्ट्रेटजी गिवन द स्ट्रेटजी चूजन बाय अनदर प्लेयर, हमें जब किसी हर एक प्लेयर को एक बेस्ट स्ट्रेटजी चूज करनी पड़ती है, गिवन दैट हमें दूसरे प्लेयर की स्ट्रेटजी पता है, तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, उस सिचुएशन को हम कहते हैं नैश इक्विलिब्रियम. नैश इक्विलिब्रियम वही होता है कि हर एक प्लेयर एक गेम में है और वो अपने लिए एक बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटजी जो है वो यूज कर रहा है गिवन द स्ट्रेटजी ऑफ अदर प्लेयर. हमें दूसरे की भी स्ट्रेटजी पता है. जैसे हमने कल वो क्वेश्चन किया था ना कि हमें ये पता है कि मैं ये कर रहा हूँ तो दूसरा बंदा ये कर रहा है, तो ये क्या होती है, इसे हम क्या कहते हैं, नैश इक्विलिब्रियम कहते हैं. अच्छा, विक्सल्स इक्विलिब्रियम क्या है, विक्सल इक्विलिब्रियम मींस ये ऐसा इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट इकोनॉमिक्स में जहां पे सेविंग किसके बराबर है, इन्वेस्टमेंट के बराबर है. तो ये गेम थ्योरी से रिलेटेड नहीं है.
प्रिजनर्स डायलेमा। अच्छा, किसी ने एक और डाउट था कि मुझे हमें अगर पॉसिबल हो तो गेम थ्योरी करवा देना। तो देखो जितना भी पॉसिबल होता है ना, मैं वो सब कुछ करवाने की कोशिश कर रही हूँ, बट अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना आपकी वो है PYQs है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि उन्हीं में ही आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है, गेम थ्योरी। तो उस चीज के लिए टेंशन मत लेना। नाउ प्रिजनर्स डायलेमा। प्रिजनर्स डायलेमा क्या है? एक स्पेसिफिक गेम जो ये बताता है, मतलब नैश इक्विलिब्रियम का ही पार्ट है, बट यहाँ पे जो टर्म है वो स्ट्रक्चर ऑफ द गेम के बारे में बोला है, ना कि कोई जर्नल सिचुएशन है, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए बोला गया है प्रिजनर्स डायलेमा। ये भी एक सिचुएशन है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी आने वाली क्लासेस में, जब मैं गेम थ्योरी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी ना किसी क्वेश्चन में, तो उसमें कर दूंगी। नाउ कोऑपरेटिव गेम। कोऑपरेटिव गेम मींस जहां पे प्लेयर्स फॉर्मिंग कोलिशन हो रहे हैं, जहाँ पे गठबंधन की सरकार जैसे होती है ना, कि मिलके वो काम कर रहे हैं, एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, वो नैश इक्विलिब्रियम पे एप्लीकेबल नहीं है, तो ये भी इसका कोई पार्ट नहीं है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। यस, 48 हमारा क्या क्वेश्चन है? द फर्म हैज फॉलोइंग टोटल कॉस्ट एंड डिमांड फंक्शन। हमारे फर्म की टोटल कॉस्ट और डिमांड फंक्शन हमें गिवन है, हमें बताना है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट फर्म का क्या होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देख लेते हैं मैं स्पेस कितना है, उस हिसाब से करेंगे। यस, नाउ देखो, सबसे पहले हमें ये बताया कि क्वेश्चन में हमें टोटल कॉस्ट गिवन है, और टोटल कॉस्ट हमारी कितनी है? 1/3 क्यू की पावर क्यूब माइनस 7Q स्क्वायर प्लस 111Q प्लस 50। ठीक है, और Q हमारा कितना गिवन है? 100 माइनस P, और वी कैन से दैट P इज इक्वल टू 100 माइनस Q, है ना। और इक्विलिब्रियम मैक्सिमम प्रॉफिट वाली सिचुएशन क्या थी? TR इज इक्वल टू TC था, या फिर MR इज इक्वल टू MC था। ये हमने कल भी देखा था, इसके ऊपर क्वेश्चन आते ही हैं, तो इसको मिस मत करना। हमें सबसे पहले क्या चाहिए? टोटल रेवेन्यू। एंड वी नो टोटल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस हमें पता है 100 माइनस Q, और इसे हमें मल्टीप्लाई करना है किससे? क्वांटिटी से। तो क्या आ जाएगा? 100Q माइनस Q स्क्वायर। ये क्या आ गया? आपका टोटल रेवेन्यू आ गया। और इसका अगर हम मार्जिनल रेवेन्यू निकालें, मतलब हम डेरिवेटिव करें इसका, तो वो क्या होगा? 100Q का क्या बन जाएगा? सिर्फ 100 माइनस Q स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2 की पावर आगे आ जाएगी, तो और ये क्या बन जाएगा? 2Q। तो ये आपका क्या बन गया? मार्जिनल रेवेन्यू। नाउ मार्जिनल कॉस्ट हम किससे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट से। टोटल कॉस्ट हमारी क्या है? नाउ डेरिवेटिव करेंगे हम टोटल कॉस्ट का। यस, टोटल कॉस्ट का हम डेरिवेटिव करेंगे तो 3 की पावर आगे आ जाएगी, तो क्या बनेगा? ये 3/3Q, और एक पावर कम हो जाएगी Q स्क्वायर, माइनस 2 की पावर आगे आएगी और मल्टीप्लाई होगी, तो 7 2 14 14Q प्लस 111Q का क्या बचेगा? सिर्फ 111, और 50 हमारा कांस्टेंट है, वो वैल्यू खत्म हो जाएगी। नाउ 3 से 3 कैंसिल, तो मार्जिनल रिवेन्यू इज इक्वल टू हमें क्या करना है? मार्जिनल कॉस्ट करनी है। मार्जिनल रिवेन्यू कितना है आपका? 100 माइनस 2Q, और मार्जिनल कॉस्ट है आपकी Q स्क्वायर माइनस 14Q। पुट करेंगे Q स्क्वायर माइनस 14Q प्लस 111 इज इक्वल टू योर मार्जिनल रेवेन्यू, दैट इज 100 माइनस 2Q। ये हमने पुट किया, और अब हम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। तो Q स्क्वायर माइनस 14Q प्लस 2Q प्लस 111 माइनस 100, तो Q स्क्वायर माइनस ये क्या बन गया? 12Q प्लस 11 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हम Q की वैल्यू फाइंड करेंगे, और हमारा मैथ का बेसिक सा फॉर्मूला है, जो क्या है? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे क्या करेंगे? पुट करेंगे, एंड वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ Q। Q की वैल्यू क्या होगी? माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 12 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। बी स्क्वायर हमारा क्या हो गया? 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 इंटू ए क्या है हमारा? 1, और सी क्या है हमारा? 11। तो 11 4 जो क्या हो गया? 44 डिवाइडेड बाय 2, और ए क्या है? 1। तो ये हमारा क्या आ गया? 12 प्लस माइनस रूट 144 माइनस 44 क्या हो गया हमारा? 100 डिवाइडेड बाय 2, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 12 प्लस माइनस 100 का रूट क्या होगा? 10 अपॉन 2, and further we will solve, then Q is equal to 12 plus 10 divided by 2, और 12 minus 10 divided by 2। तो 2 divided by 2, एक तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, और एक क्या आ जाएगी? 22 divided by 2 11। तो दो वैल्यू आ गई आपकी। अब
इन दो वैल्यू को हम क्या करेंगे, वन बाय वन पुट करेंगे और देखेंगे कि मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम पुट करें, हमने सबसे पहले पुट की Q की वैल्यू 11। अगर हम करते हैं एट Q इज इक्वल टू 11, तो हमारा प्राइस क्या था, 100 माइनस Q, यही था ना हमारा प्राइस। हाँ, हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था ना, प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस Q। तो यस, प्राइस हमारा कितना आ गया, 100 माइनस Q हमने कितना लिया है 11, तो प्राइस हमारा कितना आ गया 89। और प्राइस 89 आ गया तो रिवेन्यू कितना आगा, रिवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो इट मींस 89 इनटू क्वांटिटी हमने कितनी ली है 11, तो कितनी आ गई हमारा रिवेन्यू, 979 हमारा रिवेन्यू आ गया। एंड वी नो कॉस्ट हमारी कितनी है, कॉस्ट हमारी 1/3 Q क्यूब, एक सेकेंड, 1/3 Q क्यूब एंड 7Q square plus 111Q plus 50, 1/3 Q क्यूब माइनस 7Q स्क्वायर प्लस 111Q प्लस 50। अब देखो इस क्वेश्चन में आप पहले Q की वैल्यू लगाओगे 11 और इसको सॉल्व करोगे और आंसर निकालोगे। उसके बाद आप लिखोगे एट Q इज इक्वल टू 1 और फिर आप उसका प्राइस 100 माइनस Q दैट इज 100 माइनस 1 दैट इज क्या हो जाएगा 99। फिर आप निकालोगे रिवेन्यू, प्राइस इंटू क्वांटिटी दैट इज 99 इंटू 1 जो कि आ जाएगा 99। फिर आप कॉस्ट निकालोगे और फिर उस कॉस्ट में Q की वैल्यू 1 को पुट करोगे और फिर आप क्या निकालोगे, आंसर निकालोगे। ठीक है, क्वेश्चन आगे का आप करोगे सॉल्व और मुझे आंसर बताओगे। पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया, लास्ट में आप सिर्फ वैल्यू पुट करके आंसर सॉल्व करना है, तो ये आप करोगे सॉल्व। ठीक है, नाउ यहाँ तक मैंने 11 को पुट आपको निकाल के दे दिया है, अब आपको ये वैल्यू जो है वो सॉल्व करनी है। ठीक है, इतना तो कर ही लोगे, शायद क्या कर ही लोगे, आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करती है। अब Q की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लो। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द कंडीशन ऑफ प्रेफरिंग अ सर्टेन इनकम टू अ रिस्की इनकम विद सेम एक्सपेक्टेड वैल्यू इज रेफर्ड टू एज। जब एक ऐसी कंडीशन है जहां पे मैं प्रेफर कर रही हूँ सर्टेन इनकम, कि मुझे भाई इनकम सर्टेन चाहिए, चाहे मेरे को 10 रुपए रोज की मिल रही हो बहुत है, मुझे रिस्क लेने का कोई शौक नहीं है, मुझे रिस्क नहीं लेना, तो ऐसा पर्सन क्या कहलाया जाएगा, उस पर्सन को हम क्या कहेंगे, जिस बंदे को रिस्क ही नहीं लेना, तो वो रिस्क एवर्स है, रिस्क से क्या कर रहा है, वो इंसान बच रहा है। वो सिचुएशन किसकी हो गई, रिस्क एवर्स पर्सन की। लेकिन मान लो अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये कह देता कि वो पर्सन एक सर्टेन इनकम को ना चाह के वो क्या चाहता है, रिस्की इनकम चाहता है, तो वो क्या हो जाता, रिस्क लवर। ठीक है, यही डिफरेंस है रिस्क एवर्स में और रिस्क लवर की सिचुएशन में। ठीक है, नाउ देखो एक ऑब्जर्वेशन हुई और उस ऑब्जर्वेशन में एक बिहेवियर जो है लोगों का वो फाइंड आउट किया गया कि लोगों का क्या बिहेव होता है। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। लोग एक्चुअली दे डोंट वांट टू प्ले एक्चुअली फेयर गेम, लोग फेयर गेम खेलना नहीं चाहते। ठीक है, दूसरा दे वोंट नेसेसरली प्ले एक्चुअली फेयर गेम, कि वो जरूरी नहीं है कि वो खेलें। तीसरा दे वोंट नॉट पे लार्ज अमाउंट ऑफ मनी टू प्ले गेम। अच्छा देखो, वो ज्यादा पैसा देना नहीं चाहते क्योंकि जिसमें भी बहुत ज्यादा गैम्बल इन्वॉल्व है, ठीक है, सट्टेबाजी इन्वॉल्व है, ऐसी चीजों में लोग रिस्क लेना नहीं चाहते। ठीक है, और इस प्रॉब्लम को पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स ने सॉल्व किया था इसी चीज को बता के कि रिस्क एवर्स की क्या सिचुएशन होगी, रिस्क न्यूट्रल की क्या होगी और रिस्क लवर की क्या होगी। तो उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी और उस थ्योरी में उन्होंने बताया कि हम इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। नाउ इसके बाद बर्नौलीज का यूटिलिटी फंक्शन आया और उन्होंने अपना यूटिलिटी फंक्शन दिया और इस दोनों को मिला के सेंट पीटर्सबर्ग ने एक फॉर्मूला दिया जो क्या था, यूटिलिटी एल इज इक्वल टू समीशन ऑफ एन पी आई यूटिलिटी एक्स आई, ठीक है, एंड आई इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड जो वैल्यू है। ठीक है, एक तो यूटिलिटी से क्या मिल रही है और इसकी क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू है, उसको इक्वल करके हमें ये देखना था एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारी क्या होगी और उसको यूटिलिटी के साथ हम मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि पर्सन जो है वो कैसा डिसीजन लेगा। इसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन भी करवाया था आपको लास्ट क्लास में। ठीक है, ये आपकी क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, यूटिलिटी क्या मिल रही है लॉटरी से और एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है अगर आपने लॉटरी खेली है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम लॉटरी। ठीक है, इसको इक्वल करेंगे और ये आपका बर्नौलीज का यूटिलिटी फंक्शन है और इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब
जेनसन्स ने इनइक्वालिटी इंडेक्स दिए थे, जिससे हमें ये पता चलता है कि कौन सी सिचुएशन हमारी रिस्क न्यूट्रल की है, कौन सी सिचुएशन हमारी रिस्क लवर की है, या कौन सी सिचुएशन हमारी रिस्क एवर्स की है। ठीक है, वो मैं आपको बता देती हूँ फॉर्मूला, क्योंकि उस फॉर्मूले पे लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन भी किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। देखो, अकॉर्डिंग टू जेनसन्स इनइक्वालिटी इंडेक्स हम लेंगे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू यूटिलिटी की अगर वो बराबर है हमारी यूटिलिटी से, अगर ये इक्वल आ जाती है वैल्यू, तो ये सिचुएशन क्या है, रिस्क न्यूट्रल की, कि अब पर्सन क्या है, रिस्क न्यूट्रल है। मतलब अगर मैं डायग्राम में देखूं ना, तो ये एक जो लाइन बन रही है ना, यही श्योर थिंग है कि उसको श्योरली ये मिल रहा है, और यही आपकी गैम्बलिंग है। जब दोनों चीजें आपकी सेम हो जाए, कि आपने गैम्बल करके आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि क्या आपको यूटिलिटी मिलेगी और एक्चुअल में उसकी यूटिलिटी क्या है, अगर वो दोनों लाइनें बराबर हैं तो वो क्या है, रिस्क न्यूट्रल की सिचुएशन है। क्वेश्चन आता है डायग्राम पे भी, इसलिए बता रही हूँ। और रिस्क लवर क्या होगा, रिस्क लवर वो होगा जो इंसान एक्सपेक्टेड वैल्यू, जो उसने वेल्थ से अपनी लॉटरी से खेल रहा है, वो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ज्यादा है बजाय उसकी यूटिलिटी से, तो वो बंदा क्या है, रिस्क लवर है, रिस्क लेना पसंद करता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू को वो ज्यादा पसंद कर रहा है जो उसे मिल रही है लॉटरी खेल के। तो रिस्क लवर की क्या सिचुएशन होगी कि ये अगर एक डायग्राम है, तो वो ये आपकी गैम्बलिंग है, ये आपकी श्योर थिंग है। ठीक है, ये आपकी क्या है, एक सेकेंड दोबारा बना देते हैं, ये आपकी क्या है, ये आपकी श्योर थिंग है। तो वो गैम्बलिंग को ऊपर रख रहा है, और जब उसकी श्योर थिंग नीचे हो, ठीक है, उसकी लाइन में, तो वो कौन सी सिचुएशन है, रिस्क लवर की। रिस्क न्यूट्रल कौन होगा, जो रिस्क नहीं लेना चाहता, ही वांट्स टू प्रेफर अ सर्टेन इनकम, तो वो एक्सपेक्टेड चाहेगा कि अपनी यूटिलिटी को देखेगा, तो वो चाहेगा कि उसकी यूटिलिटी उसको ज्यादा मिले बजाय उसकी एक्सपेक्टेड के। तो ये पर्सन क्या है आपका, रिस्क एवर्स, द पर्सन हु प्रेफर अ सर्टेन इनकम रादर देन अ रिस्की इनकम। और इसका डायग्राम कैसे बनेगा कि वो श्योर थिंग को ऊपर रख रहा है, कि श्योरिटी को उसने ज्यादा लिया है। तो ये तो होगी आपकी श्योर थिंग, मैं सिर्फ आसान लैंग्वेज में समझाने के लिए बता रही हूँ, डायग्राम ऐसे ही आएगा। और ये क्या हो गया, आपकी गैम्बलिंग की लाइन, तो उसने श्योर थिंग को ऊपर रखा, तो वो हो गया रिस्क एवर्स। अगर वो गैम्बल वाली लाइन को ऊपर रख रहा है और श्योर थिंग को नीचे रख रहा है, तो वो हो गया रिस्क लवर। और अगर दोनों लाइन सेम है, तो वो क्या है, पर्सन रिस्क न्यूट्रल है। ठीक है, कोई डाउट है? देखो, अगर मैं इसे स्टैंडर्ड एविएशन के फॉर्म में भी अगर मैं इसे रिलेट करने की कोशिश करूं, तो कैसे कर सकते हैं, चीजें साथ साथ लिख लिया करो। देखो, सब कुछ पीडीएफ में लिखना पॉसिबल नहीं है, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीडीएफ तो मैं शेयर कर दूंगी, बट है ना, चीजें कुछ कुछ साथ साथ लिख लिया करो जो नहीं समझ में आती। देखो, अगर मैं स्टैंडर्ड एविएशन के केस में देखूं, तो मान लो इस साइड मेरी हो गई एक्सपेक्टेड इनकम, और इस साइड हो गया मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर मेरी यूटिलिटी एक्सपेक्टेड इनकम की तरफ ज्यादा जा रही है, कि मेरे को एक्सपेक्टेड इनकम मेरी ज्यादा जरूरी है, मुझे डेविएशन मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा चेंजेस नहीं चाहिए, तो अगर मेरी लाइन इस साइड जा रही है, मेरी यूटिलिटी की लाइन इस साइड जा रही है, एक्सपेक्टेड की तरफ ज्यादा जा रही है, और मैं डेविएशन मतलब बदलाव, रिस्क की तरफ मैं कम जा रहा हूँ, तो ये कौन सी सिचुएशन है, ये हो गई आपकी रिस्क एवर्स की, कि आप रिस्क से क्या कर रहे हो, बच रहे हो। ये इसी क्वेश्चन का ये डायग्राम होगा। और अगर मैं जाती हूँ स्टैंडर्ड एविएशन के पास ज्यादा, ये इस साइड आपकी एक्सपेक्टेड है, इस साइड आपका स्टैंडर्ड एविएशन मतलब आपका रिस्क है, अगर मैं इस साइड मेरी लाइन ज्यादा जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो रिस्क की तरफ, वो डेविएशन की तरफ ज्यादा जाना चाहता है, तो ये क्या हो गया आपका, रिस्क लवर हो गया। ठीक है, नाउ ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 50। यस, क्वेश्चन नंबर 50 में हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोड्यूसर्स सरप्लस। हमें क्या निकालना है, हमें प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना है, प्राइस ऑफ डिमांड और प्राइस ऑफ सप्लाई को रिलेट करके। यस, नाउ प्रोड्यूसर सरप्लस हम निकालते हैं इंटीग्रेशन से, हम प्रोड्यूसर सरप्लस भी निकालते हैं और कंज्यूमर सरप्लस, दोनों का ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, और ये हम कैसे निकालेंगे, ये हम इंटीग्रेशन से निकालेंगे, डेरिवेशन से नहीं निकलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, पहले मैं ना एक डायग्राम बता देती हूँ कि कंज्यूमर सरप्लस की कौन सी लाइन है और प्रोड्यूसर सरप्लस की कौन सी लाइन है। ठीक है, ये हमें पता है कि हमारी प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, और ये हमारा क्या है, क्वांटिटी है। अब
ये अगर हमारी लाइन है तो ये जो सिचुएशन है हमारी वो क्या है, कंज्यूमर सरप्लस। डिमांड वाली लाइन के नीचे और प्राइस वाली लाइन, ये जो आपकी प्राइस की लाइन है ना, इसके ऊपर ये क्या है आपका, ये है आपका कंज्यूमर सरप्लस। ये जो आपने डिमांड की लाइन बनाई उसके नीचे का जो एरिया है और ये जो प्राइस वाली लाइन है इसके ऊपर का जो एरिया है, मतलब ये बीच वाला एरिया, ये क्या है आपका कंज्यूमर सरप्लस है। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या हो गया आपका, इस साइड प्राइस इस साइड क्वांटिटी। आपने लाइन बनाई सप्लाई की, सप्लाई पॉजिटिव होता है, तो ये कौन सी लेगी कि प्राइस लाइन के नीचे, प्राइस लाइन के नीचे वाला एरिया और ये सप्लाई के ऊपर वाला एरिया, ये और ये जो कॉमन एरिया आ गया प्राइस के नीचे और सप्लाई के ऊपर वाला जो एरिया है, ये किसका आ गया, ये आ गया प्रोड्यूसर सरप्लस का एरिया। ध्यान रखना ये, ठीक है। यहाँ पे डिमांड के नीचे और प्राइस के ऊपर वाला एरिया और सप्लाई, प्रोड्यूसर सरप्लस के केस में प्राइस के नीचे और सरप्लस सप्लाई के ऊपर ये वाला एरिया किसका हो गया, प्रोड्यूसर सरप्लस का एरिया हो गया। अब कंज्यूमर सरप्लस का, प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस में हम जो निकालते हैं जीरो क्वांटिटी, डिमांड वाली साइड लेंगे DQ, क्वांटिटी प्राइस ऑफ डिमांड वाली लेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे Q के रिस्पेक्ट में, माइनस P स्टार Q स्टार, मतलब प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। प्रोड्यूसर सरप्लस के केस में जो हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है उसमें हम क्या करेंगे, प्राइस इनटू क्वांटिटी माइनस डेरिवेटिव निकालेंगे और हम क्या लिखेंगे, सप्लाई वाला पोर्शन, सप्लाई ऑफ Q, और उसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। नाउ ये मैं इरेज कर दूं, आगे सॉल्यूशन दे रखा है ना मैंने, यहाँ पे यहीं पे समझा देती हूँ, या आप लिख लेना, ठीक है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, हम पहले प्राइस और डिमांड और सप्लाई को क्या करेंगे, इक्वल पुट करेंगे और x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि x हमारी क्या है, क्वांटिटी है। देखो सबसे पहले हमने डिमांड 3x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 5 इज इक्वल टू 15 प्लस 9x हमने इक्वेट कर दिया, ठीक है। x की वैल्यू को निकालेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस का 20x और इधर आके माइनस का 9x हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 29x, इतनी मैथ तो आती होगी मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। प्लस 5 है और इधर माइनस 15 आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देखो मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इतनी मैथ आती होगी, लेकिन प्लीज कोई इस चीज का बुरा नहीं मानेगा, जिसको नहीं आता ना वो सॉल्व करके देखा करो खुद से। 3x स्क्वायर माइनस, अच्छा इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए 3 10 30 हमें पता है, प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए 29, वो ये इतना तो पता होगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 1x, हमने एक ले लिया 30 माइनस का 30 और प्लस का 1, ये दो वैल्यू ले ली। इसको सॉल्व करने पे प्लस माइनस करने पे माइनस का 29 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 3 10 से 30 आ रहा है, तो हमने माइनस 30 और प्लस 1 जो है वो वैल्यू ली है। तो माइनस 30x प्लस 1x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो 3x यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा x माइनस 10, यहाँ से हमने प्लस 1 कॉमन लिया और यहाँ पे क्या बचा x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब एक तो हमारी वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 10 और दूसरी जो हमारी आ गई 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ हमारी x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1 बाय 3, ये दो वैल्यू आपकी आ गई है x की। अब हमें ये पता है तो हमने क्या माना x क्वांटिटी, नेगेटिव में तो होगी नहीं पॉजिटिव में होगी, तो x इज द क्वांटिटी, तो क्वांटिटी आपकी कितनी है 10। क्वेश्चन में पुट करेंगे प्राइस ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 15 प्लस 9, x है x इंटू 10, तो कितना हो गया 15 प्लस 90 दैट इज 105। प्राइस इंटू क्वांटिटी हमें करना है सॉल्व, इसलिए हमने कर लिया। अब आगे करते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला लगाते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या कह रहा है, प्राइस इंटू क्वांटिटी माइनस 0, क्वांटिटी अप टू कितनी है 10 और हम क्या लेंगे सप्लाई वाली साइड, तो 15 प्लस 9x और इसका क्या करेंगे डेरिवेटिव। नाउ प्राइस इंटू क्वांटिटी वी लो, और हमने प्राइस कितना आ गया हमारा 105 और क्वांटिटी कितनी है 10, तो 105 प्राइस हमारा कितना है 105, क्वांटिटी हमारी है 10, तो ये कितना आ गया 1050 यस 1050 माइनस
0 to 10 हमें लेके चलना है, अलग अलग निकालेंगे। 15 dx माइनस, अलग कर दिया ना, ये माइनस अंदर गया तो माइनस बन गया, ब्रैकेट खोल दिया हमने। 0 to 10 9x dx। नाउ 1050 माइनस 15x, और ये x कहाँ चलेगी 0 से लेके 10 तक, माइनस 9, और इसके साथ डेरिवेटिव लगा के x की वैल्यू लगा दी, और इसके साथ सॉरी डेरिवेटिव कह रही हूँ मैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में हम जितनी पावर ऊपर ऐड कर रहे हैं उतनी ही पावर जो है वो नीचे लिखेंगे, है ना। अब यहाँ पे तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, 15x 0 से 10 माइनस 9, x के साथ x की पावर 2 ऐड करी, तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर अपॉन उतनी ही पावर नीचे 2, 0 से लेके 10 तक। अब आगे करेंगे। नाउ 1050 माइनस 15, एक्स की जगह हमने क्या रखा 10 माइनस 9/2, एक्स स्क्वायर मतलब 10 का क्या किया, स्क्वायर किया। तो 1050 माइनस 150 माइनस 9/2 इंटू 100 हो गया, तो ये कितना हो गया 50, 5 9 45, ये क्या हो गया 450। तो 1050 माइनस 150 माइनस 450, आंसर क्या आ गया हमारा 450। सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन सी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कर लेना। आज हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस का क्वेश्चन था तो वो सॉल्व करवा दिया मैंने। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 पे। यस, क्वेश्चन नंबर 51 भी हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या कहता है कि डिमांड फंक्शन फॉर गुड ए इज गिवन बाय क्यू ए, और वो हमारा कितना है 100 माइनस 2pa प्लस 0.2y प्लस 0.3 pb। फाइंड द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन प्राइस इनटू प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ऐसे ही हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें निकालनी है इलास्टिसिटी ऑफ इनकम, तो मतलब प्राइस की जगह हम क्या पुट करेंगे, प्राइस की जगह हम पुट करेंगे y की वैल्यू, इनकम की वैल्यू को पुट करेंगे। तो पुट करते हैं और इस क्वेश्चन को आगे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। नाउ यस, तो क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ किसकी है, ए की, अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ किसका लेंगे हम, बी का, इनटू प्राइस ऑफ बी अपॉन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे मैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी निकाल रही हूँ मैं ये, लेकिन हमें क्या निकालना है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है ना। क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है। नाउ चलो दोनों बता दूंगी। ये आपका किसका है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, ए के प्राइस चेंज होने से क्यू की क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है। और अगर हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे तो वो क्या होगी, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड change in quantity of A upon change in Y into Y upon quantity of A। ये हमारा क्या होगा। अब यहाँ पे अगर इनकम की इलास्टिसिटी है तो प्राइस की जगह इनकम पुट कर दो, अगर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है तो जो आपका अपोजिट प्रोडक्ट है A और B उसको पुट कर दो और सॉल्व कर लो। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, डी क्यू ए अपॉन वाई, मतलब डेरिवेटिव कर देंगे क्वांटिटी और इनकम का। तो वो क्या है हमारा, डेरिवेटिव करेंगे तो हमें क्वेश्चन में गिवन है क्यू ए इज इक्वल टू 100 माइनस 2 पी ए प्लस 0.2 वाई प्लस 0.3 पी बी। अगर हमने क्यू ए के रिस्पेक्ट में वाई को रख के इलास्टिसिटी अगर हमने इसको डिराइव किया तो वाई का सिर्फ ये वाली टर्म है ना, और वो क्या है, क्या बनेगा इसका 0.2 बनेगा। इस फॉर्मूले में हम क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे। तो 0.2 इंटू वाई कितनी है हमारी, इनकम कितनी है हमारी 500, डिवाइडेड बाय क्या है हमारा क्वांटिटी ऑफ ए, और क्वांटिटी ऑफ ए हमारा क्या है पूरा ये 100। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, 100 माइनस 2 पी ए, 100 माइनस 2 पी ए, पी ए हमारी कितनी है, प्राइस ऑफ ए कितना है गिवन है 6, 2 पी ए प्लस 0.2, वाई हमारा कितना गिवन है 500 इंटू 500 प्लस 0.3, प्राइस ऑफ बी कितना गिवन है 10। इसको हम पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नाउ 100 माइनस 2 6 12,
प्लस पॉइंट हटाया 0, 5 टू जा 10, 100 प्लस पॉइंट हटाया 10, 10 से 10 कैंसिल, कितना बचा 3। तो 100 माइनस 12 प्लस 100, तो ये कितना हो गया 200 माइनस 12 प्लस 3, ये आएगा शायद 193 आएगा ना। 193 या 191, एक सेकेंड, कैलकुलेटर है, कोई गलती होनी नहीं चाहिए, कैलकुलेट ही कर लेती हूँ, इतनी आसान सी कैलकुलेशन है लेकिन कई बार दिमाग नहीं चलता। 100 माइनस 12 प्लस 100 प्लस 3 है ना, 191 आएगा हमारा। बस इसको पुट कर देंगे, तो 0.2 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 191, पॉइंट को हटाया नीचे 10, 0 से 0 कैंसिल, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आंसर आएगा, 2 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 191, हमारा आ रहा है 0.523। तो इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। हमें पेपर में ऑफ कोर्स कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, लेकिन अब ये तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा एग्जाम में। नाउ देखो, ऐसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, इसकी भी बता देती हूँ। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछ लिया जाए तो मेरे को ध्यान आ गया, क्योंकि ऐसा क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का भी क्वेश्चन था, इसलिए मैंने सबसे पहले सोचा कि क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ही है, क्योंकि सेम क्वेश्चन आया हुआ है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी निकालनी थी बस उस क्वेश्चन में हमें। देखो, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी हम कैसे निकालते हैं, जैसे हम नॉर्मल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या करेंगे, नॉर्मल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चेंज इन क्वांटिटी अपॉन प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ये हमारी होती है। अब लेकिन क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब कि हमारे पास दो प्रोडक्ट होंगे कि ए के प्राइस चेंज होने से बी की क्वांटिटी में क्या डिफरेंस आया है ना। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, इसका इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ बी, बी के प्राइस चेंज होने से ए की क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया, इनटू प्राइस ऑफ बी अपॉन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब हमें ये पता है कि हमने इस क्वांटिटी ए में जब वैल्यू को पुट किया था तो हमारा कितनी आ रही थी वैल्यू, 191 आ रही थी, है ना, 191 आ रही थी क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए की वैल्यू, तो वो लिख देंगे 191। और डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस ऑफ बी, अगर बी के प्राइस के रिस्पेक्ट में हम देखें तो वो हमारा कितना दे रखा है, अगर हम इसको डेरिवेटिव करें तो इसका बी के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव किया तो वो कितना आएगा 0.3 आएगा, तो ये हमारा कितना आ गया 0.3, इसकी वैल्यू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ बी के रिस्पेक्ट में हमने डेरिवेटिव किया तो ये आ गई 0.3, तो 0.3 इनटू प्राइस ऑफ बी, हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, प्राइस ऑफ बी गिवन है 10 इनटू 10 अपॉन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए हमने जो कैलकुलेट किया वो आ गया कितना 191, पॉइंट को टाया 0, 0 से 0 कैंसिल, 3 डिवाइडेड बाय 191, ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं 3 डिवाइडेड बाय 191 कितना आ रहा है, 0.0157, ये आंसर आ रहा है, तो इसके हिसाब से आंसर आ जाएगा 0.0157, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.016, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ moving to our next question, question number 52. Find the substitution parameter or rho of constant elasticity of substitution production function when the elasticity of substitution is greater than 1. जब हमें क्वेश्चन में elasticity of substitution greater than 1 है तो हमें बताना है कि रो की क्या वैल्यू होगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन की, और इसे हम स्मैक भी कहते हैं। स्मैक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सोलो, मिन्हास, एरो और चेनरी इन चारों ने दिया था, कब, इन द ईयर 1961 में दिया था। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आ चुका है क्वेश्चन में, तो मैं वो लिखवा देती हूँ, क्वांटिटी इज इक्वल टू ए अल्फा एल 1 माइनस रो प्लस 1 माइनस अल्फा के माइनस रो अपॉन माइनस 1 बाय रो। ठीक है, अब माइनस 1 बाय रो का मतलब क्या है, माइनस 1 बाय रो का मतलब होता है इलास्टिसिटी, यही तो है हमारी क्या, इलास्टिसिटी। ठीक है, और ये कांस्टेंट है जो क्या इंडिकेट करती है, सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर को इंडिकेट करती है। ठीक है, जो आपकी इलास्टिसिटी की वैल्यू है, इस अल्फा की वैल्यू 0 से लेके 1 तक जो है वो लाई करती है। ए आपकी क्या है, टेक्नोलॉजी,
इज विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, मतलब ये क्या दिखा रहा है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस या एफिशिएंसी पैरामीटर्स को, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस या फिर एफिशिएंसी पैरामीटर्स कितने हैं उसको दिखा रहा है। और ये जो आपका अल्फा है ये इंडिकेट कर रहा है आपका डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर कि लेबर और कैपिटल में किस हिसाब से क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन होमोजेनियस ऑफ डिग्री 1 होता है। ओके, ये सारी चीजें हमने कर ली। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, ये फॉर्मूला याद रखना क्योंकि डायरेक्ट ऑप्शंस आ जाएंगे और पूछा जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला आपका सही है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि फाइंड द सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर, मतलब रो ऑफ कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन विद इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन ग्रेटर देन 1, मतलब रो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब 1/1 माइनस रो की वैल्यू क्या दे रखी है, ग्रेटर देन 1। ये क्वेश्चन में गिवन है, और सॉरी ये हमारा फॉर्मूला भी है और हमें बोला गया है कि इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। देन इसका क्या मतलब है कि 1 माइनस रो की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, और इसका मतलब माइनस रो की वैल्यू क्या है, माइनस रो की वैल्यू भी लेस देन, सॉरी 1 क्या 0 है, इसकी वैल्यू लेस देन 0 होगी तभी तो ये पूरा लेस देन 1 बनेगा। तो इसकी वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। अगर माइनस रो की वैल्यू लेस देन 0 है मतलब रो की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब। तो अगर हम इस हिसाब से देखें कि अगर हम सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर निकालें तो रो की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और इलास्टिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है, तो हमारी वैल्यू जो है वो लाई करती है 0 और इन्फिनिटी के बीच में। सो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। -1 और 0 के बीच में लाइन नहीं कर रही और यहाँ पे रो होना चाहिए था, 1 भी नहीं है और 0 भी नहीं है, तो 0 से लेके इन्फिनिटी ही हमारा यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। देखो क्वेश्चन नंबर 53 और क्वेश्चन नंबर 54 हमारे सेम क्वेश्चन जो हैं वो आए हैं, मतलब आगे पीछे ही आए थे ये दोनों क्वेश्चन, जो किससे रिलेटेड थे, इक्विवेलेंट वेरिएशन और कंपनसेटिंग वेरिएशन से रिलेटेड थे ये दोनों क्वेश्चन। तो वो दोनों क्वेश्चन मैंने साथ ही लगा दिए। क्वेश्चन क्या कहता है, इक्विवेलेंट वेरिएशन फॉर अ प्राइस इंक्रीज ऑफ ए गुड कैन बी इंटरप्रेटेड एज, अगर आपका इक्विवेलेंट वेरिएशन प्राइस इंक्रीज ऑफ ए गुड के बारे में बता रहा है तो उसका क्या मतलब है। और जो आपका 54 क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कंपनसेटिंग वेरिएशन फॉर अ प्राइस डिक्रीज ऑफ अ गुड कैन बी इंटरप्रेटेड एज, अगर कंपनसेटिंग वेरिएशन प्राइस डिक्रीज की बता रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, विलिंगनेस टू पे या विलिंगनेस टू एक्सेप्ट, और इक्विवेलेंट वेरिएशन अगर प्राइस इंक्रीज का बता रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे। तो सबसे पहले देखो कंपनसेटिंग वेरिएशन का मतलब क्या होता है। कंपनसेटिंग वेरिएशन मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारी कितनी इनकम जरूरी है, कितनी इनकम नेसेसरी है कि एक कंज्यूमर जो है वो रिस्टोर करके रखे ताकि उसे अपनी ओरिजिनल लेवल ऑफ यूटिलिटी मिलती रहे। अगर गुड्स के प्राइस चेंज होते हैं तो वो कितनी इनकम अपने पास रखे कि उसकी यूटिलिटी क्या रहे, मेंटेन रहे, अगर इकोनॉमी में प्राइस चेंज होते हैं तो। अब देखो जो कंपनसेटिंग वेरिएशन बताता है वो बताता है कि कोई भी चीज जो हो चुकी है, ठीक है, और इक्विवेलेंट वेरिएशन आपको बताता है कि ये अभी हुआ नहीं है, ये अभी हुआ नहीं है, होना बाकी है। यही डिफरेंस अगर मैं हिंदी में बताऊं तो हिंदी में इसका मेन डिफरेंस जो है वो यही है। इंग्लिश में भी यही है कि व्हाट द इवेंट हैव टू बी हैपन, दैट इज इक्विवेलेंट वेरिएशन, और जो इवेंट हैपन हो चुका है वो क्या है, हमारा कंपनसेटिंग वेरिएशन। और ये क्या बताते हैं आपको, ये एडजस्टमेंट बताते हैं कि कितनी इनकम एक कंज्यूमर अपने पास रिस्टोर करके रखेगा कि वो अपनी ओरिजिनल यूटिलिटी को क्या रखे, मेंटेन रखे, अगर इकोनॉमी में प्राइस चेंज होते हैं तो। अब इसको आसानी से समझ लेना कि कंपनसेटिंग वेरिएशन फॉर अ प्राइस डिक्रीज इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेरिएशन फॉर अ प्राइस इंक्रीज, और इसका मतलब क्या होता है, विलिंगनेस टू पे। दोनों का आंसर क्या है, विलिंगनेस टू पे ही है, कि कितना एक कंज्यूमर पे करने के लिए क्या है, रेडी है, वही बताता है ये दोनों में। ओके, सो इक्विवेलेंट वेरिएशन फॉर अगर प्राइस डिक्रीज है तो वो किसके बराबर है, कंपनसेटिंग वेरिएशन ऑफ प्राइस इंक्रीज, और अगर इक्विवेलेंट वेरिएशन फॉर प्राइस इंक्रीज है तो वो किसका, उसका क्या मतलब है, वो किसके बराबर होगा, कंपनसेटिंग वेरिएशन फॉर प्राइस डिक्रीज। ठीक है, और ये वेरिएशन मैंने बता ही दिया है कि कंपनसेटिंग वेरिएशन जो चीज हो चुकी है, और इक्विवेलेंट वेरिएशन दैट इवेंट हैज टू बी हैपन, जो अभी हुआ नहीं है, होना बाकी है। और दोनों का मतलब क्या है, दोनों का मतलब है विलिंगनेस टू पे। इसका मतलब क्या है, विलिंगनेस टू पे।
और एक और फॉर्मूला जो आ चुका है, कंपनसेटिंग वेरिएशन प्लस इक्विवेलेंट वेरिएशन डिवाइडेड बाय 2 किसके बराबर है, कंज्यूमर सरप्लस के बराबर है। और इसका एक डायग्राम भी है, देखो इसका एक डायग्राम भी है कि हम अगर डायग्राम में देखें तो कंज्यूमर सरप्लस हमारा कितना होगा, बता देती हूँ वो भी। चलो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हम ले रहे हैं प्राइस, यहाँ पे हम ले रहे हैं क्या, क्वांटिटी। अब हमने एक लिया प्राइस P0, प्राइस इंक्रीज हो गया मान लो P1, ठीक है, और ये हमारी क्या थी, डिमांड। अब डिमांड मार्शल डिमांड, और ये आपकी दो लाइन होंगी हिग्स डिमांड की। अब ये पूरा हिग्स और मार्शल तो मैं नहीं बता सकती, बट ये मैं आपको थोड़ा सा समझा रही हूँ। ये एरिया आपका क्या है, ये एरिया आपको रिप्रेजेंट करता है इक्विवेलेंट वेरिएशन, ठीक है। ये पर्टिकुलर एरिया आपको रिप्रेजेंट करता है कंपनसेटिंग कंज्यूमर सरप्लस, और ये वेरिएशन, ये एरिया आपको रिप्रेजेंट करता है, ये पूरा एरिया ये आपको रिप्रेजेंट करता है कंपनसेटिंग वेरिएशन का, ये इक्विवेलेंट वेरिएशन का, ये कंज्यूमर सरप्लस का। क्वेश्चन आ जाए तो गलत मत करना। फॉर्मूला में बताइए, कंपनसेटिंग वेरिएशन प्लस इक्विवेलेंट वेरिएशन डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आज इतना ही करते हैं, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। आज वैसे भी क्लास लेट ही होगी क्योंकि आज इतना टाइम मिला नहीं मुझे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।